हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप लोग देख रहे हो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ के साथ जो भी रिसेंट अपडेट्स आती हैं, नर्सिंग रिक्रूटमेंट से अपडेट है, नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो भी चेंजेस हुए हैं, सीट पोजीशन, जो कुछ भी अपडेट होती है रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन या नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, वो सब आप लोगों तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरे सच्चे मन से पूरी कोशिश हमारी मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की एंटायर टीम ये कोशिश कर रही है कि आप लोगों का जो सपना है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने का, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेपुटेटेड या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट के रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है वो साकार हो सके। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेडिको नर्सिंग क्लासेज के जो भी एफर्ट्स है वो आप सब लोगों को पसंद आ रहे होंगे। किसी भी मेरे डियर एंड नियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिलहाल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारा फिलहाल कौन सा सिस्टम चल रहा है? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का जो सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो चल रहा है। उसके डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते करते हम लोग अभी क्या बात करें? डायग्नोस्टिक टेस्ट की। कौन कौन से डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनका यूज करके हम जो भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, और किस प्रकार से वो डायग्नोसिस हमारी मैनेजमेंट में, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में किस प्रकार से हमारी हेल्प कर रहा है, वो सब हम इस सेशन या इस सीरीज के अंदर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की जो सीरीज है उसके अंदर हम देख रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं, उस थंबनेल में लिखा हुआ है आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो टॉपिक आप लोगों को थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक क्या है माय डियर स्टूडेंट? वन सेकेंड। आज की क्लास का हमारा टॉपिक, ठीक है, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है? पीटीसीए। क्या टॉपिक होने वाला है? पीटीसीए। पीटीसीए, पीटीसीए की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, किसकी बात करें? फुल फॉर्म की। परक्यूटेनियस, फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या होती है? परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल, पी और टी का आ गया, सी का बताते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ए का आ जाएगा एंजियोप्लास्टी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम परक्यूटेनियसली क्या करने वाले हैं? एंजियोप्लास्टी करने वाले हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसीजर के अंदर मेनली हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जो नैरोड, हमारी जो नैरो हुई हुई जो है कोरोनरी आर्टरी, जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जो नैरो हो गई है, जिनका ल्यूमन है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट के आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो रही है? ऑब्स्टिकल हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे डायलेट करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? उनको डायलेट करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, इस इमेज के अंदर आप लोग देखिएगा। ठीक है, इस इमेज के अंदर आप लोग जैसे देखोगे, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फेट का डिपोजिशन हुआ हुआ है, इसकी वजह से क्या हो गया? ये जो पर्टिकुलर हमारी जो ब्लड वेसल्स थी, उसका जो ल्यूमन है वो क्या हो रहा था माय डियर स्टूडेंट? कम हो गया। वो ल्यूमन क्या हो गया? कम हो गया। तो उस ल्यूमन को ठीक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे पीटीसीए जो प्रोसीजर है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, वो परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, बाकी और आगे हम इसके बारे में बात करते रहेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डोंट वेरी, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पीटीसीए जो हमारा प्रोसीजर है, परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो प्रोसीजर है, वो मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। क्या है? एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। इज एन मिनिमल इन्वेसिव
मिनिमल का मतलब थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर होगा, इन्वेसिव मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। ये क्या है? मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मिनिमल इन्वेसिव क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ा था, सेम इस प्रोसीजर के अंदर भी हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्रोसीजर है वो फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है। फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब है कि पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा, उसके साथ हम ये प्रोसीजर है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक बैलून की हेल्प की वजह से क्या करने वाले हैं, स्टंट और बैलून को प्लेस करके हम क्या करने वाले हैं, कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है उसको हम ठीक करने वाले हैं। उसको हम क्या करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक करने वाले हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझा दिया। तो ये क्या है, एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करने वाले हैं देखना, इसमें हम क्या करेंगे, वन और मोर कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ल्यूमन डायलेटेड, जो वन और मोर कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है उसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डायलेट करने वाले हैं। वन और मोर कोरोनरी आर्टरी ल्यूमन इज डायलेटेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है उसको हम क्या करने वाले हैं, डायलेट करने वाले हैं। बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग बाय यूजिंग वन सेकेंड, बाय यूजिंग ए बैलून कैथेटर, बाय यूजिंग ए बैलून कैथेटर। जो बैलून कैथेटर है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है इस इमेज के अंदर, आप देखो ये तो पूरा हमारा रहेगा एक कैथेटर। ठीक है, और इसके अंदर ये रहा स्टंट, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो। ठीक है, और ये रहा इन्फ्लेटेड बैलून, ये रहा, ये क्या रहा है इसमें, इन्फ्लेटेड बैलून। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। किसी भी मेरे डियर एंड नियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम क्या करने वाले हैं, पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे। इस बैलून को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। कहाँ करेंगे, जहाँ पर अथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जहाँ पर ल्यूमन का नैरोइंग पार्ट हो रखा है, जहाँ पे स्टिनोसिस हो रखा है, जहाँ पे नैरोइंग हो रखी है, उस पार्ट पे जाकर के हम इस बैलून को क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। और ये बैलून कार्डियक कैथेटराइजेशन के साथ ही इंसर्ट किया जाता है। हम इस प्रोसीजर के साथ कार्डियक कोरोनरी स्टंटिंग भी कर सकते हैं। कोरोनरी स्टंटिंग का मतलब कि हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्टंट भी प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हम पीटीसीए यानी कि हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के साथ पीटीसीए भी कर सकते हैं, स्टंट भी कर सकते हैं और बैलून एंजियोप्लास्टी भी हम कर सकते हैं। तीनों प्रोसीजर कंबाइनली है, वन बाय वन होते हैं, यानी कि फॉलोइंग द कार्डियक कैथेटराइजेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को यही बताया कि वन और मोर कोरोनरी आर्टरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायलेट करते हैं बाय यूजिंग द बैलून, बाय यूजिंग द बैलून कैथेटर। अब बाय बैलून कैथेटर यूज करें तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया, बैलून कैथेटर हमने यूज किया इसमें तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया, उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया, इंप्रूव द ब्लड फ्लो। भाई यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस बना हुआ था, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये एक आर्टरी थी, मान लेते हैं यहाँ पर ये एक आर्टरी है। ठीक है, और ये इस आर्टरी के अंदर ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। वन सेकेंड, ये जो एक आर्टरी थी और इसके अंदर क्या है, ये एक ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड है, हम इसको ग्रीन कलर से जो डिनोट करवाया है हम ब्लड को दिखाया है। ठीक है, लेकिन इस आर्टरी में प्रॉब्लम क्या आई, लेकिन इस आर्टरी में प्रॉब्लम क्या है कि आगे जा करके ये जो कंटिन्यूअसली जो आर्टरी थी, उस आर्टरी में क्या हुआ, कहीं पर डिपोजिशन हो गया, फेट का डिपोजिशन हो गया। कहीं पर क्या हुआ, फेट का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, फेट का डिपोजिशन। तो यहाँ पर जो फेट का डिपोजिशन हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये जो फेट का डिपोजिशन देख रहे हो आप, ठीक है, अब इस एरिया के अंदर, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ जो ब्लड जाएगा, अब ये जो ब्लड है वो आगे कम हो जाएगा। यहाँ जो ब्लड है वो एकदम ऐसे जाएगा, देखो कम हो गया ना, फिर वापस यहाँ पर वापस से बढ़ जाएगा। तो ये वाली जो जगह थी उसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, नैरोइंग क्यों होगी, यहाँ तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा या स्टेनोसिस। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस
एथेरोस्क्लेरोसिस और क्या हुआ है, नैरोइंग स्टेनोसिस, आर्टरियल कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। क्या हुआ है, कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। यहाँ पे क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हुआ है। तो ये दो प्रॉब्लम हुई है जिनकी वजह से क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ क्या है, यहाँ है नॉर्मल ब्लड फ्लो, नॉर्मल ब्लड फ्लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल ब्लड फ्लो। यहाँ पर क्या है, इस एरिया में क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, जो पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई थी वो क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। और ये कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीटीसीए टेक्निक का यूज करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, इसका यूज करते हैं। अब इसके मैं बताऊं, जब आप इसका यूज कर रहे हो, जब इस प्रोसीजर को आप यूज कर रहे हो, तो उस समय कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जहां से आप लोगों को एमसीक्यू भी आ सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को जो भी एग्जामिनर है, जो भी रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटर है, वो क्या कर सकते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीटीसी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीटीसी की, पीटीसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीटीसीए कि पीटीसीए के क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनकी हम बात करते हैं कि पीटीसीए में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो हो सकता है आर्टीरियल डिसेक्शन। पहला जो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, आर्टीरियल डिसेक्शन। देखना, आर्टीरियल डिसेक्शन, पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, आर्टीरियल डिसेक्शन। अब मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि आर्टीरियल डिसेक्शन है क्या। ये देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इस इमेज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस इमेज को जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर ये देखो, ये कुछ ना कुछ, वन सेकेंड, ब्लैक कलर से, रेड कलर से, ब्लैक से, यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है। ठीक है, ये देखो, यहाँ कुछ ना कुछ डैमेज है, यहाँ डैमेज है, यहाँ पे क्रैक आ गए, क्रैक आ गए, ये डैमेज है, डैमेज है, ये डैमेज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, सारी की सारी आर्टीरियल डैमेज। ये जो ब्लड वेसल्स थी यहाँ पर क्या होगी, डैमेज हुई। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहला कॉम्प्लिकेशन जो लिखा है वो यही लिखा है कि जो आप, जब आप कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी कर रहे हो, कोरोनरी आर्टरी पीटीसी परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी पर ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी आप जब कर रहे हो, पीटीसीए जब आप प्रोसीजर कर रहे हो, तो उस समय आप क्या करोगे, कार्डिक कार्डिक कैथेटराइजेशन करोगे। जब आप कार्डिक कैथेटराइजेशन करोगे तो इस प्रकार के कुछ डैमेजेस हैं, इस प्रकार के कुछ डैमेजेस जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इस प्रकार के डैमेजेस, वो कैथेटर है, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो इस प्रकार के कुछ डैमेजेस है, वो कैथेटर क्या कर देता है, आर्टरी पे कोज कर देता है। ठीक है, कैथेटर को इंसर्ट करोगे, आगे पीछे एडवांस करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो उस समय क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर इस प्रकार के डैमेजेस हो सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। ठीक है, मैंने पहला जो लिखा है कोरोनरी आर्टेरियल डिसेक्शन, कोरोनरी आर्टरी का डिसेक्शन। अब इस डिसेक्शन की वजह से वहां पर क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस डिसेक्शन की वजह से वहां पर क्या डेवलप हो सकता है, थ्रोम्बोसिस का डेवलपमेंट हो सकता है, थ्रोम्बोसिस का डेवलपमेंट हो सकता है। अब माय डियर स्टूडेंट, थ्रोम्बोसिस का डेवलपमेंट क्यों हुआ, थ्रोम्बोसिस का डेवलपमेंट इसलिए होगा माय डियर, मेरे डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि जैसे ही डैमेज होगा, डैमेज होते ही ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, वही अपना ब्लीडिंग और क्लोटिंग, मतलब वापस से रिपेयरिंग का काम शुरू कर देंगे, वापस से क्या कर देंगे, वो अपना रिपेयरिंग का काम शुरू कर देंगे। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए या इसी को मैनिपुलेट करने के लिए, या जब ये प्रोसीजर हुआ उस समय क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशन वहां पर डेवलप हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन तो मैंने बता दिया कि आर्टीरियल डिसेक्शन का होने का। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो होगा आर्टीरियल रप्चर। ठीक है, क्या हो सकता है, आर्टीरियल रप्चर, आर्टरी है वो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, आर्टीरियल रप्चर हो सकता है। जब ये आर्टरी जब आप मैनिपुलेट कर रहे हो कैथेटर को, तो हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे रप्चर हो सकती है, जो पर्टिकुलर आर्टरी है वो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। थर्ड वन है एम्बोलिज्म ऑफ प्लेक, एम्बोलिज्म ऑफ प्लेक।
जो भी प्लेग था, चाहे ये प्लेग का मतलब हो सकता है यहाँ पे जो भी डिपॉजिट हुआ था इस आर्टरी के अंदर, जो भी डिपोजिशन हो रखा था, ये देखो, ये इस आर्टरी के अंदर जो भी ये प्लेक डेवलप्ड हो रखा है, येलो कलर का प्लेक, ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक, ठीक है, यहाँ पर तो अथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक दिखाया गया है। तो ये जो प्लेक है वो क्या हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है। इमूवेबल होने का मतलब है, या फिर एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म का मतलब है मूवेबल क्लॉट, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर सकती है, मूव कर रही है ब्लड के साथ, और वो कहीं भी जाकर के ऑब्स्ट्रक्ट किसी भी माइन्यूट ब्लड वेसल्स को वो क्या कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म कहा जाता है। मूविंग क्लॉट ऐसे लिख सकता हूं अपन इसको, मूविंग ब्लड क्लॉट और एयर एम्बोलिज्म। हवा का गुब्बारा भी तो हो सकता है, जब आप एयर चली जाती है तो एयर है वो भी क्या कर रही है वहां पर, एक एयर है वो क्या कर रही है वहां पे, एक एम्बोले का काम करती है, वो मूव करती रहती है ब्लड के साथ। तो जो मूवेबल क्लॉट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एम्बोलिज्म ऑफ प्लेग क्यों हो सकता है, कि जैसे ही आप इस, मान लीजिए इस आर्टरी के अंदर आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये कैथेटर आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही आपने कैथेटर इंट्रोड्यूस किया, ये आर्टरी थी, यहाँ पर ये कैथेटर आया, यहाँ पर एक प्लेग बना हुआ था, ठीक है, ये प्लेग बना हुआ था। तो क्या हुआ, जैसे ये कैथेटर आया उसकी वजह से ये जो प्लेग है नीचे वाला वो हट गया। जैसे ही मैनिपुलेट किया वो कैथेटर, वो जो कैथेटर, कार्डियक कैथेटर को जैसे ही मैनिपुलेट किया कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और जैसे ही मैनिपुलेट करते ही वहां पर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, जो प्लेग था वो हट गया, अपनी जगह से हट गया। अब वो हटते ही क्या हो जाएगा, वो ब्लड के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो उसी को हम बोलते हैं एम्बोलिज्म, ठीक है, उसे हम बोले एम्बोलिज्म ऑफ प्लेक। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वन है आर्टीरियल स्पाज, फोर्थ वन आएगा आर्टीरियल स्पाज, आर्टीरियल स्पाज, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टीरियल स्पाज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। वन सेकेंड, ये मुझे नहीं दिखा रहा, आप लोगों को दिखा रहा है, अब नहीं दिखाएगा शायद, हो सकता है मुझे भी दिखाएगा तो मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा। नहीं दिखा रहा, आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि आर्टीरियल स्पाज्म का मतलब है जैसे ही वहां पर आर्टरी के अंदर आप कैथेटर को इंसर्ट करोगे तो वहां पे क्या होगा, डैमेज होगा, हल्का फुल्का डैमेज तो डेफिनेटली वहां पे होना है। तो जैसे ही डैमेज होगा तो हिस्टामिन वगैरह वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगी। जो एंडोथेलियल लेयर है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज होगी तो वहां से क्या होगा, जो भी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो वो क्या होंगे, रिलीज होंगे, और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे वहां पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म कॉज कर देते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, एक्सप्लेनेशन याद रख लीजिएगा, पूरा नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर ये होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। पांचवा, अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो अक्यूट एमआई हो सकता है, अक्यूट एमआई। अक्यूट एमआई का मतलब है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वहां पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो हो सकता है वो प्लेक है वो मूव करे और आगे जाकर के किसी हार्ट की मेजर जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है उसको वो क्या कर दे, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट वहां पे क्या हो सकता है, एमआई का कोज बन सकता है। एमआई का मतलब क्या है, जो हार्ट है उसकी पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई है वो क्या हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गई, बंद हो गई। उसकी वजह से वहाँ पे इस्चेमिक है वो इस्चेमिक डैमेज होने लग जाते हैं, इस्चेमिक सेल मायोकार्डियल सेल इंजरीज है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये जो इंपॉर्टेंट पांच मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन दिखाए हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्रिएट होते हैं, यहीं से आप लोगों के लिए क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज है वो क्रिएट होते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिएगा ताकि आप लोग इन चीज़ों को इन लंबे समय तक याद रख पाओ। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
नेक्स्ट है कि जब भी आप किसी पेशेंट का पीटीसीए करने जा रहे हो, परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हम करने जा रहे हैं, पीटीसीए का जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो हमें मरीज को कुछ एजुकेशन देनी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन देनी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे मरीज की लाइफ के अंदर। तो वो हम मरीज को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एजुकेट द पेशेंट अबाउट, एजुकेट पेशेंट अबाउट, किन किन चीज़ों के बारे में हमें मरीज को क्या करना है, एजुकेट करना है, ताकि आप लोगों को, ताकि क्या एजुकेट करना है अबाउट, किस चीज़ के बारे में। पहला पहला पॉइंट आता है स्टॉप स्मोकिंग, पहला आता है स्टॉप स्मोकिंग। हमें क्या करना है, मरीज को एजुकेट कर देना है कि भैया स्मोकिंग मत करो, क्योंकि स्मोकिंग क्या करती है, इरिटेशन करती है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, और वो क्या कॉज करती है, स्पाज्म कॉज करती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या चेंज करने की जरूरत है, मरीज को डाइट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर डाइट रेस्ट्रिक्शंस बताए हैं डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, उन्हीं डाइट रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब जो फैट वगैरह है वो सारी चीजें उसे नहीं लेनी है, मरीज को क्या नहीं करना, पेट वगैरह है वो नहीं लेना है। ठीक है, डाइट रेस्ट्रिक्शन, फॉलो द डाइट रेस्ट्रिक्शन, ऐसे लिख सकते हैं अपन इस पॉइंट को कि फॉलो द डाइट रेस्ट्रिक्शन, फॉलो डाइट रेस्ट्रिक्शन। जो भी डाइट रेस्ट्रिक्शंस है उनको क्या करना है, मरीज को हमें एजुकेट कर देना है कि भैया आपको इनको सबको क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है, थर्ड वन आएगा रिड्यूस द वेट, थर्ड वन आएगा रिड्यूस वेट, रिड्यूस वेट, वेट को रिड्यूस करना। अगर बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज हो रखा है तो उस समय क्या करना होगा, मरीज को एक्सरसाइज वगैरह करके वेट को रिड्यूस करना होगा। क्योंकि वेट को रिड्यूस इसलिए करना है क्योंकि जितना वेट होगा उतना आपकी बॉडी के अंदर फेट का डिपोजिशन बढ़ेगा, जितना फेट का डिपोजिशन होगा उतना ही अथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग के फॉर्मेशन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट वन है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एक्टिव फिजिकली, एक्टिव फिजिकली। फिजिकली एक्टिव होने का मतलब ऐसा नहीं कि खा गए और सो गए। ठीक है, हल्का फुल्का काम भी करो, सारी जो एक्सरसाइजेज है वो भी करो, व्यायाम करो, कसरत करो, वर्जिश करो, ये सारे काम हमें मरीज को एजुकेट करना है कि ये सब आप लोगों को करने हैं। हाँ, आप कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो आप वाइग्रस एक्टिविटीज मत करो कि बस लग गए जिम में, जा रहे हैं 200 किलो उठा रहे हैं, डंबल मार रहे हैं, जिम सारे के सारी जिम है उसको एकदम यही रोज करके आ रहे हैं, पूरी जिम की मशीनरी का यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें ये हमें मरीज के अंदर क्या करने, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने। अब ये मॉडिफिकेशन क्यों करने हैं, रीजन क्या है, उनका रीजन है कि हमें क्या करना है, आर्टेरियल ऑक्लूजन को प्रिवेंट करना है, साथ के साथ कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म को। ठीक है, टू प्रिवेंट आर्टेरियल ऑक्लूजन, आर्टेरियल ऑक्लूजन एंड prevent coronary artery, and to prevent coronary artery, spasm, कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म को भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म को अगर हमें रिड्यूस करना है तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे हमें मरीज को एजुकेट करने हैं, मरीज को हमें बोलना है कि ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको क्या करने हैं, जरूर जरूर फॉलो करने हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो कि हमें क्या करने होते हैं, मरीज को बताने होते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन है क्या, जब मरीज, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्री प्रोसीजर, जब आप पीटीसीए प्रोसीजर करने जा रहे हो तो उससे पहले मरीज के अंदर क्या आपको इंटरवेंशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो हमें प्री प्रोसीजर करनी होती है मरीज के साथ, और कुछ ऐसी होंगी जो पोस्ट प्रोसीजर हमें इंटरवेंशन है वो करनी होती है। तो अब हम बात करेंगे प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन की। ठीक है, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन।
प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं अब हम? प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन की। तो प्री प्रोसीजर इंटरवेंशंस की अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें क्या करना होगा, ठीक है। जो प्री प्रोसीजर इंटरवेंशंस हैं उनके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही लाइन में ये प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन वो खत्म हो जाती है। क्या होगा कि हमें जो प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन कार्डियक कैथेटराइजेशन के टाइम पे हमने करी थी, जैसे कंसेंट लेना है या डाई वाई की बजाय जो डाई है, सी फूड्स हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उनको कभी पहले पास्ट में कभी यूज़ हुआ है, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, मरीज़ को एनबीएम रखना है, वो सारी चीज़ें सेम टू सेम कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर की जो इंटरवेंशन थी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो भी इंटरवेंशंस हैं, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो दोबारा आप लोगों को ये वीडियो बड़ा बनाने के लिए कर सकता हूँ, बट मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना सा ही लिखूंगा, सेम एज कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक सेम एज कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर। जो कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर था उसी के समान यहाँ पर क्या रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन रहने वाली है। बट कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंस क्या है। नोट करके लिख देता हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब भी हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उस समय हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस होती हैं। उन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस के मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो उन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस में सबसे पहले हमारी जो इंटरवेंशन आएगी कि हमें क्या करना है, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस हमें मरीज को क्या करना है, प्री मेडिकेट करना है। क्या करना है? प्री मेडिकेट द मरीज। क्या करना है? प्री मेडिकेट द पेशेंट, प्री मेडिकेट द पेशेंट को प्री मेडिकेटेड करना है। प्री मेडिकेटेड मतलब प्रोसीजर शुरू होने से पहले ही हमें मरीज को क्या करनी है, कुछ मेडिसिन हैं एज पर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट और एज पर डॉक्टर्स एडवाइस हमें वो मेडिसिन हमें देनी है। अब कौन कौन सी मेडिसिन देनी होती हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मरीज को एस्प्रिन देंगे। एस्प्रिन, एस्प्रिन या सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। एस्प्रिन का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये एस्प्रिन का दूसरा नाम है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। हमें मरीज को क्या करना है, एस्प्रिन देनी है। क्या करना पड़ेगा? एस्प्रिन देना होगा। अब ये एस्प्रिन हम मरीज को क्यों देंगे, ये एस्प्रिन हम मरीज को क्यों देंगे, ठीक है, वाई? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एस्प्रिन क्या करती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। किसको प्रिवेंट करती हैं? प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो जो क्लोटिंग है उसको ये क्या कर देती हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है, क्लोटिंग नहीं होने देती हैं। तो इसीलिए हमें, जब मान लीजिए डैमेज हुआ है वहाँ पर, मान लो जब हम स्टंट इंसर्ट कर रहे थे या जो कैथेटर इंसर्ट कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी की एंडोथेलियल जो लेयर थी वो क्या होगी, डैमेज हो गई। एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज होंगी तो वो क्या करेंगी, रिपेयरिंग के लिए, यानी जो भी रिस्पॉन्स होगा उस रेस्पॉन्स को करेंगे, और वो रेस्पॉन्स क्या करता है, क्लोटिंग को स्टिमुलेट करता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन। क्या करने के लिए? क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका यूज क्या है, इसका यूज है ये क्या, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है इसका, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स। इसका क्या होता है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, उसी की वजह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब भी प्री प्रोसीजर, हमें मरीज को एजुकेट करना है कि जब भी आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाएगा, जब भी आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाएगा, तो उस समय हो सकता है कि आपको क्या हो, वहां पर पेन हो, चेस्ट पेन वहां पर हो सकता है, ठीक है। बैलून इन्फ्लेशन की वजह से, स्टंट प्लेसमेंट की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। तो उसके लिए जब भी वो सीवियर सीवियर कंडीशन में चला जाता है, जब पेन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, या एजुकेट कर देते हैं, यहाँ पे एजुकेट सही रहेगा। एजुकेट द पेशेंट, एजुकेट द पेशेंट दैट
द चेस्ट पेन, द चेस्ट पेन may occur, may occur, occur due to inflation, balloon inflation, due to balloon inflation, balloon inflation, बैलून इन्फ्लेशन कि बैलून के इन्फ्लेशन या जब भी बैलून है उसको इन्फ्लेट किया जाता है तो उस समय हो सकता है मरीज को हमें कि हमारे मरीज को वहाँ पर क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें मरीज को देनी होती है। ध्यान रखने की बात है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से ही आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है वो क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ये एमसीक्यू हो सकता है कि एक मरीज है जिसका कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, बैलून एंजियोप्लास्टी करी गई है, ठीक है, बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टंट प्लेसमेंट किया गया है और वो मरीज चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो हमें क्या है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। प्रोसीजर के इमीडिएटली आफ्टर वो चेस्ट पेन हो सकता है, धीरे धीरे जाकर ये वो पेन क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन थी जो हमें प्री प्रोसीजर हमें करनी थी। जब हम पीटीसी ये प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन थी जो मैंने आप लोगों को आज आपके सामने डिस्कस करके बता दिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशंस के बारे में, तो वो पढ़ते हैं। पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन, पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन। पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हैं जो हमें पोस्ट प्रोसीजर हमें करनी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो हमें पोस्ट प्रोसीजर के टाइम पे हमें करनी पड़ेगी। तो पोस्ट प्रोसीजर के टाइम में हमें जो भी इंटरवेंशंस करनी पड़ेगी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, वही सेम इंटरवेंशंस हैं जो आपने क्या की थी, कार्डियक कैथेटराइजेशन में की थी, ठीक है। पल्स को असिस्ट करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो भी साइट है जहाँ से कैथेटराइजेशन किया गया था उस साइट को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि वहाँ पर कोई हिमेटोमा तो डेवलप नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसको कंप्रेस करके रखना है, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये सारे के सारे सेम टू सेम आपको इसमें भी आप याद रखनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो डिफरेंट होंगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो पहला मैं लिख ही देता हूँ, interventions are same age cardiac catheterization. Intervention are same age cardiac catheterization, same age cardiac catheterization, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को लंबा करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। मैं अगर बार बार एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिलेबस को भी थोड़ा सा साथ लेकर के चले। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस होने वाले हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जब भी किसी मरीज का, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो कि इसी प्रोसीजर के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें क्या करना है पोस्ट प्रोसीजर टाइम में। जब मरीज का पीटीसीए परफॉर्म हो जाता है उसके बाद जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर साहब ने हमें प्रेस्क्राइब करी है मरीज के लिए वो हमें टाइम टू टाइम एडमिनिस्टर करनी होगी। मोस्ट कॉमनली एंटीकोएगुलेंट्स एडमिनिस्टर एंटीकोएगुलेंट, जो भी एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन है वो हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। एक तो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन देनी है, दूसरी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देनी है, एंटीकोएगुलेंट ताकि क्लोट ना बने, और एंटी प्लेटलेट यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन का सिस्टम है वो वहाँ पे नहीं हो। ये दोनों ही मेडिकेशन हम क्यों दे रहे हैं, ये दोनों ही मेडिकेशन हम इसलिए दे रहे हैं टू प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। एंटीकोएगुलेंट ब्लड को क्लोट नहीं होने देगी और एंटी प्लेटलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेगी। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेंगी और एंटीकोएगुलेंट यानी ब्लड को क्लोट नहीं होने देगी। उससे क्या होगा, वहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन यानी कि प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस या क्लोट, प्रिवेंट द prevent the formation of
प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एट साइट, जो भी पर्टिकुलर साइट है उस पर ब्लड का क्लॉट है वो नहीं बनेगा, साथ की साथ एंड रिड्यूस थ्रोम्बस फॉर्मेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसका रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों मेडिकेशंस क्या करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस कंडीशन के अंदर मरीज को क्या दी जाती है, एनटीजी भी एडमिनिस्टर की जाती है, एडमिनिस्टर आईवी एनटीजी, एडमिनिस्टर आईवी एनटीजी इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन से हमें एनटीजी इन्फ्यूजन, एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन। ये नाइट्रोग्लिसरीन हम क्यों देंगे, टू प्रिवेंट द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। एनटीजी का इन्फ्यूजन यानी एनटीजी का इन्फ्यूजन चलाना है, वो इन्फ्यूजन क्यों चलाएंगे, टू प्रिवेंट द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, प्रिवेंट द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो स्पाज्म है उस स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर एनटीजी एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन हमें जो इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो हमें परफॉर्म करनी है वो है एनकरेज फ्लूइड इनटेक, एनकरेज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को हमें क्या करना है, एनकरेज करना है। क्यों करना है, ताकि जो हमने स्टंटिंग के दौरान जो हमने डाई इंजेक्ट करी थी मरीज के ब्लड के अंदर, वो डाई जल्दी से जल्दी रीनल एक्सक्रिएशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाए, टू प्रमोट द रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ डाई। ठीक है, फ्लूइड इंक्रीज क्यों करेंगे, टू प्रमोट रीनल एक्सक्रिएशन, टू प्रमोट रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ डाई, डाई के रीनल एक्सक्रिएशन को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, टू प्रमोट द रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ डाई, ताकि जल्दी से जल्दी वो डाई है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है कि फ्लूइड को एनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें मरीज को क्या करना है, अडेयर यानी स्टिक रहना है, कि आपको क्या करना है, फॉलो द मेडिकेशंस और फॉलो अप। ठीक है, एजुकेट द पेशेंट, टेक द मेडिकेशन, टेक मेडिकेशन एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, कि जो डॉक्टर्स की जो एडवाइस है, जो डॉक्टर की एडवाइस है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, मेडिकेशंस लेनी है। अपना ज्ञान नहीं लगाना है, आपको क्या नहीं करना, अपना ज्ञान नहीं लगाना है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है कि जब भी किसी मरीज को कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, जब ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए जाते हैं, तो उसकी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। मरीज की लाइफस्टाइल के अंदर क्या हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, मरीज को बोलना है कि स्टिक या स्टे विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एजुकेट पेशेंट अबाउट स्टे विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसके साथ आपको क्या करना है, पूरी तरीके से स्टिक होकर के रहना है, चिपक के रहना है, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है वो क्या हो सके माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे ठीक हो सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो कि क्या था, पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बैलून कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिससे जो ल्यूमन है उसको भी डायलेट कर देते हैं, स्टंट भी प्लेस हम कर देते हैं। और ये प्रोसीजर कार्डियक कैथेटराइजेशन के फॉलोइंग प्रोसीजर होता है, मतलब उसके साथ होता है, उसके बाद होता है। ठीक है, इस प्रोसीजर के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आर्टेरियल डिसेक्शन हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है, आर्टरी रप्चर हो सकती है, जो प्लेट है, जो प्लेग था उसका एम्बोलिज्म हो सकता है, एक्यूट एमआई आ सकता है। ठीक है, मरीज को एजुकेट करना है कि जो भी आपको
मॉडिफिकेशंस दिए थे, डाइट है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है उनको फॉलो करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, वेट को रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें उनको मानिए इसको हमें एजुकेट करना है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्री प्रोसीजर इंटरवेंशंस में है कि मरीज़ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्री प्रोसीजर के दौरान हमें पूरी जो इंटरवेंशन थी वो तो कार्डियक कैरेक्टराइजेशन, लेकिन जो इसमें स्पेशल इंटरवेंशन क्या थी वो ये थी कि हमें एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन में हम एस्प्रिन देंगे या फिर एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड देंगे ताकि वहाँ पे एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हो सके। ठीक है, मरीज को हमें बताना है कि जब बैलून को इन्फ्लेट किया जाएगा या स्टेंट को प्लेस किया जाएगा उस समय हो सकता है कि आपको क्या हो, वहाँ पे चेस्ट में पेन हो, ये एक नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है स्टूडेंट, पोस्ट प्रोसीजर के अंदर है हमें बताना है, हमें मरीज को बोलना है कि भैया जो डॉक्टर साहब ने मेडिकेशन दी वो मेडिकेशन उसी हिसाब से लेनी है जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने आपको बताई है। एंटीकोएगुलेंट देंगे ताकि ब्लड का क्लॉट ना बने, एंटी प्लेटलेट देंगे ताकि प्लेटलेट एग्रीगेशन हो या प्लेटलेट एग्रीगेशन का फॉर्मेशन या प्लेटलेट का जो नेट बनता है, जाल बनता है, उसका फॉर्मेशन ना हो। नाइट्रोग्लिसरीन का हमें क्या करना है, मरीज को इन्फ्यूजन देना है ताकि नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो स्पाज्म होता है उसको रोकेगा। ठीक है, फ्लूइड इंक्रीज करना है ताकि जो डाई इंजेक्ट करी थी वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। जो भी दवाइयाँ हैं वो टाइम से लेनी है, फॉलो अप करना है और अपने जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बताया गया है न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा, कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा, उन सबको हमें क्या करना है, फॉलो करना। तो ये हो गया है हमारा आज का प्रोसीजर, पीटीसीए प्रोसीजर, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोगों की तैयारी में हेल्प कर रहा होगा और ये मैंने आज का जो प्रोसीजर बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी मेरे डियर एंड नियर स्टूडेंट्स को अगर किसी भी टॉपिक पे, इस पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए प्लीज़ डू कंसीडर like, share and subscribe. Thank you so much.